ऑक्सीजन कंपाउंड्स में ओवरऑल तीन कैटेगरी हैं। एक तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसमें आपको तीन तरह के कंपाउंड पढ़ने हैं, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ये तीन आएंगे। फैन बंद कर दो बेटा। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मिलेगा। फिर हम पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में दो मॉलिक्यूल आएंगे, एक तो एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। और फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब डबल बॉन्ड भी होगा और सिंगल बॉन्ड भी होगा, ऐसे मॉलिक्यूल। और इसमें आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एस्टर, तीसरा एनहाइड्राइड। ये तीन मॉलिक्यूल, तीन फंक्शनल ग्रुप इसमें आएंगे। तो ये तीन डिफरेंट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, तीन डिफरेंट चैप्टर्स हैं ये। और इसके बाद एक और चैप्टर बचता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो सबसे बड़ा चैप्टर तो यही होता है ऑक्सीजन कंपाउंड का। और ये चैप्टर ऐसा है जो पीछे जो आप पढ़ चुके हैं वो और आगे जो पढ़ेंगे वो उन सबको लिंक करता है। इसलिए हर एक कंप्रीहेंशन में इनकी रिएक्शंस तो मिक्स होती ही होती हैं और डायरेक्ट इन पे भी आते हैं क्वेश्चन। तो इससे तो दो कंप्रीहेंशन जेईई में आना ही आना है, और कोई भी कंपटीशन हो इस पे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो लिखें वन बाय वन। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पहले तो मुझे ये बताएं कि C2H5OH एंड C6H5OH क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? आर दे फंक्शनल आइसोमर्स? कितने कह रहे हैं यस, कितने कह रहे हैं नो? आ रहा, बताओ क्या कहेंगे, यस या नो? नो। आंसर है दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। देखो, एक सामान्य बुद्धि की मैं बात बताने जा रहा हूं। अगर ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते, अगर ये सेम फंक्शनल ग्रुप होते, तो चैप्टर का नाम होता एल्कोहल एंड ईथर। फिनॉल क्यों लिखना था? अगर ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप होते तो चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए था? एल्कोहल एंड ईथर। चैप्टर का नाम ये क्यों लिखा है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर? ये नेम से ही हमें क्या पता लग रहा है कि ये तीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। आया समझ में? तो चैप्टर का नेम ही आपको ये बता रहा है कि एल्कोहल एंड फिनॉल क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। अब जरा कॉमन सेंस सोचो। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम है मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की। हम चीज़ों को रटते हैं, उसको सोच ही नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते। ये जो वर्ड है फंक्शनल, इसका मतलब क्या है? फंक्शनल वर्ड का मतलब है कि पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को वो ग्रुप कवर कर रहा है, वो फंक्शनल है। जैसे आपके घर में कोई एक इंसान हो जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा हो, सारे आपके घर के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा हो,
जो भी होता है घर में उसको कंट्रोल करता हो, तो वो पर्सन क्या माना जाएगा? फंक्शनल माना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव हो गया वो आपके घर का। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल की रिएक्शंस को कौन एक्सप्लेन करेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो जरा सोचिए, क्या अल्कोहल और फिनॉल की सेम रिएक्शन होंगी? एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है। एक में OH अनसैचुरेटेड कार्बन से बॉन्डेड है, दूसरे में OH सैचुरेटेड कार्बन से बॉन्डेड है। क्या इनकी रिएक्शन सेम होंगी? नहीं होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों OH सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है। वर्ड पे कंसंट्रेट करो, फंक्शनल, तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये अलग प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है और ये अलग प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो लिखो आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एक बचपन में प्रॉब्लम पूछी जाती है स्कूल में कि राजू की माँ के 3 बच्चे, एक का नाम दिनेश, दूसरे का नाम सुरेश, तो तीसरे का नाम बताओ। अब बोल ही रहे राजू। ऐसा ही है, जब मैं कह रहा हूं कि ये 3 मॉलिक्यूल है सिंगल बॉन्ड में, तो ये तीनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सामने सीधी बात तो बोली जा रही है, इसमें भी गलत हो जाता है। तो आपकी गलती नहीं है, इंग्लिश मीडियम की गलती है कि वर्ड सुन के हम उसको पिक्चराइज नहीं कर पाते, रट लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल प्रिपरेशन जो 11th में कर चुके हैं, पहले तो वो मेथड लिखें। सबसे पहले लिखें फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से अल्कोहल आप बना सकते हैं। आंसर ये है कि टर्शरी CH बॉन्ड KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है। KMnO4 होता है ऑक्सीडेंट, तो टर्शरी CH KMnO4 से ऑक्सीडाइज होता है और COH में बदल जाता है। आप रिडॉक्स रिएक्शन में डेफिनेशन जानते हैं, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो या CO बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, दोनों को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और KMnO4 क्या कहलाता है? ऑक्सीडेंट। बट ये प्राइमरी CH एंड सेकेंडरी CH को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्केन के केवल टर्शरी CH को। ये NCERT में रिएक्शन दी गई है, लिखा हुआ है सारा, 11th में आप कर चुके हैं एल्केन में। तो टर्शरी CH ऑक्सीडाइज होता है। तो जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आपके पास है आइसोब्यूटेन और इसमें KMnO4 डाल दिया, क्या मिलेगा आपको? KMnO4 के साथ इसे हीट करो, क्या मिल जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन सा कार्बन आपको ऑक्सीडाइज कर देना है? टर्शरी कार्बन ऑक्सीडाइज कर देना है, टर्शरी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी CH ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो एल्केन से अल्कोहल बनाने का यही एक डायरेक्ट मेथड है। सेकेंड मेथड लिखो, एल्कीन से अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 मेथड है। पहला मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और तीसरा मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
ये 3 तरीके से आप बना सकते हैं एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ऐसे समझ लीजिए कि एल्कीन की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं 11th की। ये आप 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लिखें 1 by 1। फर्स्ट लिखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब मैं दोबारा 11th की रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूं कि कई बच्चे बहाना बनाते हैं कि मुझे 11th का नहीं आता इसलिए दिक्कत होती है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन वर्ड का क्या मतलब है? आपने सुना होगा अब तक, जैसे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन वर्ड का क्या मतलब है? दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे किसको ऐड करना? हेलोजन को। फिर आपने सुना होगा हाइड्रो हेलोजिनेशन। इस वर्ड का क्या मतलब है? एक कार्बन पे H और दूसरे पे हेलोजन ऐड करना। अब मैं बात कर रहा हूं हाइड्रेशन की। क्या मतलब होगा इसका? एक कार्बन पे H और दूसरे कार्बन पे OH ऐड करना, मतलब वाटर ऐड करना। मैं बात कर रहा हूं हाइड्रेशन की, ध्यान रखना, नॉट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में अंतर है। हाइड्रोलिसिस अगर वर्ड यूज करते मतलब डबल बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ देना। लिसिस तब आएगा जब कार्बन चेन टूट जाए। हाइड्रेशन में कार्बन चेन नहीं ब्रेक होती, पाई बॉन्ड केवल टूटता है और उस पे H और OH ऐड होता है। इसलिए मेथड का नाम क्या है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नॉट हाइड्रोलिसिस। आपने 11th में एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें C डबल बॉन्ड C टूटता है, ओजोनोलिसिस। क्या आया उसके नेम के एंड में? लिसिस आया, मतलब कार्बन चेन को तोड़ देना है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आप 11th में कर चुके हैं। बताएं, ये प्रोपीन है, इसमें वाटर डाल दिया, क्या मिलेगा? लिख के दिखाओ, बोलना नहीं है, लिख के दिखाओ। प्रोपीन में वाटर डाल दिया तो क्या बनेगा? बोलो आशुदेव, आईयूपीएससी नेम बोलो, क्या बनेगा? प्रोपेन 2ऑल। बैठ जाओ। आंसर है कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक रट रहे हैं, समझ नहीं रहे आप। आपको मालूम है CC पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में। और H2O किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर आप चाहते हैं कि वाटर ऐड हो जाए तो इसके लिए आपको एसिड मीडियम की जरूरत पड़ेगी। एसिड मीडियम की प्रेजेंस में CC पाई बॉन्ड टूटेगा और प्रोपेन 2ऑल मिलेगा। डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं हो सकता, वाटर ऐड होगा एसिड मीडियम में। भाई कोई पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए तो चाहिए। तो ये बात मैं वैसे कई बार बोल चुका हूं कि जब भी रिएक्टेंट में C डबल बॉन्ड C आपको दिख जाए तो अटैकिंग रिएजेंट में क्या ढूंढना शुरू करो? इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कीन की रिएक्शन केवल वाटर से नहीं हो सकती क्योंकि H2O न्यूक्लियोफाइल होता है।
अब किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेक करनी हो कि वो रटता है या समझता है, तो बस यही सिंपल प्रॉब्लम दे दो उसके सामने कि एल्कीन में वाटर डाला, बताओ क्या बनेगा। अगर वो समझता होगा तो कह देगा नो रिएक्शन, और रटने की आदत होगी तो सीधे प्रोपेन टू ऑल बना देगा। सबसे पहले क्या करना, C डबल बॉन्ड C पाई बॉन्ड तोड़ना, और यही स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप तो आप एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन में भी लिख चुके हैं। तो H+ आयन जाएगा प्राइमरी कार्बन पे, जिससे कौन सा कार्बोकैटायन बने, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने। तो एसिड मीडियम तो चाहिए पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए। और फिर नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, अब आप वाटर का यूज करिए। वाटर का यूज करो फिर। और लास्ट स्टेप में H+ आयन आप रीजनरेट कर लो। तो एसिड किसकी तरह काम कर रहा है, कैटालिस्ट की तरह। इन द एंड रीजनरेट हो गया तो ये कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। इधर बैठ जाओ मनसिया, कंट्रोल नहीं हो रहा आपको। प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। ये भी ध्यान रखो, कोई दोस्त से बात कर रहा है तो वो दोस्त नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। दोस्त की डेफिनेशन है, दोस्त किसको कहते हैं, दोस्त कहते हैं, इस पर ये श्लोक है, पापा निवार्यति योजते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकृति करोति आपदगतम चाना जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संता। संतों ने मित्र के लक्षण बताए हैं। पहली बात आपको बिल्कुल पिन पॉइंट लगेगी, पापा निवार्यति, पापों से निवारण करे, मतलब आपको गलत कामों की ओर ना जाने दे। योजते हिताय, योज मतलब अच्छे कामों में लगाए, आपको पढ़ने दे, आपको इनकरेज करे, पॉजिटिव बातें बोले, निगेटिव ना बोले। कई बच्चों की आदत होती है, उन्हें समझ में नहीं आया तो दूसरे से पूछेंगे तुम्हें समझ में आया, उसे आया भी होगा तो भी नहीं आएगा फिर, तो वो निगेटिविटी फैलाते हैं। वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपको इनकरेज ना करें, जो आपको पढ़ने ना दें। अब यहाँ पढ़ने आए वो बात कर रहा है, इसका मतलब वो आपका दुश्मन नंबर 1 है। ये आप मान लें, जितने जल्दी उतना अच्छा। रिजल्ट आने के बाद तो आप उसी को गालियाँ देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा गालियाँ आप अपने दोस्त को ही देते हैं जो आपको 2 साल दोस्त रहा। रिजल्ट आने के बाद तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन टू ऑल। इसमें ध्यान दें, आपको मिल गया कार्बोकैटायन, और जहां कहीं भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, रीअरेंजमेंट होती है, तो वही पुराने घिसे पिटे केस हैं सारे, नया तो कुछ है नहीं। लिखो आप इनके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी। H2O और H+ की जगह H3O+ आप लिख सकते हैं। लिखो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है।
तो अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के केसेस आपकी टिप्स पे आ गए हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ओरल लगेंगे, सारे क्वेश्चंस तुरंत बनते जाएंगे। तो पहले केस में क्या मिलेगा आपको? टर्शरी अल्कोहल। दूसरे केस में आपको क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल। इसमें क्या होगा? पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज करके टर्शरी बनाओ, हाइड्राइड ट्रांसफर करना होगा, फिर वाटर की रिएक्शन करें। ऐसे इसमें पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर हाइड्राइड ट्रांसफर करके टर्शरी कार्बोकैटायन बना लें और फिर उस पर वाटर की रिएक्शन कराएं। तो इसमें भी आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। फोर्थ केस में क्या होगा? साइक्लोब्यूटीन है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। फिफ्थ केस में क्या होगा? पहले तो रिंग एक्सपेंड करेगी और फिर हाइड्राइड ट्रांसफर भी करना होगा, इसके बाद आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। आ रहा समझ में? तो बिल्कुल घिसे पिटे केस है, कुछ तो नया है नहीं। रीअरेंजमेंट थोड़ा आपको परेशान करना हो तो क्वेश्चन से ऐसे दे देते हैं। परेशानी तो इसमें भी नहीं है, उनको है जो बिल्कुल पढ़ते नहीं। अदरवाइज एक ऐसे केस भी आप कई लिख चुके हैं। एक तरफ मिथाइल हो, एक तरफ इथाइल हो, इसमें वाटर ऐड करें, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर ऐड होना है। आप बता सकते हैं कौन से कार्बन पे 1 और 2 पे OH आएगा? कितने कह रहे हैं? 1 पे आएगा। और 2 पे क्यों आएगा? मैं बताओ 1 पे। लेस डोनेटिंग है, प्लस आई इफेक्ट। बिल्कुल गलत। जो कुछ जानते हो सब बोल दो, ज्यादा नहीं। जो कुछ जानते हो पूरा बोल दो। ये जो हंस रहे हैं उनको भी नहीं आता, चिंता मत करो। अभी देखो सबूत देता हूं मैं आपको। कौन बताएगा इसको? गीतांश बताएगा। बोलो 1 पे क्यों? सर मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है, बिल्कुल ठीक। क्यों? मिथाइल मोर डोनेटिंग है, ये ठीक आंसर है। 1 पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि मिथाइल में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, डोनेट करता है थ्रू हाइपर कंजुगेशन। ये लिख लें आप, थ्रू हाइपर कंजुगेशन डोनेट करता है। तो कोई किसी पे हंसता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। जसपाल भट्टी जी ख़त्म हो गए, उनके सारे सीरियल देखे आपने? बड़े मज़ेदार सीरियल होते थे उनके, और सीरियल के नाम भी उल्टे होते थे। एक सीरियल उन्होंने बनाया था, पहले बहुत चलता था, फ्लॉप शो। सीरियल का नाम ही था फ्लॉप शो। तो वो जब सीरियल बनाया तो सुपर डुपर हिट हुआ। सीरियल का नाम था फ्लॉप शो। तो कॉमेडियन रहे हमारी कंट्री के बहुत जाने माने, अपनी बातों को पॉजिटिव तरीके से रखने के लिए जाने जाते थे। मतलब समाज की बुराइयों को भी पॉजिटिव तरीके से दिखाना। जैसे एक बड़ा रिसेंटली है, 2004 के आसपास की बात है, कि उसमें प्याज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। प्याज आपको 200 रुपये किलो मिल रही थी मार्केट में। तो हालत ये हो गई थी कि बड़ी बड़ी होटल्स में प्याज सप्लाई होना बंद हो गया क्योंकि प्याज प्रोडक्शन कम हुआ था। तब जसपाल भट्टी जी ने क्या किया, प्याज लेके जा रहे थे वो, तो 4 गनमैन लेके गए साथ में। बड़ी न्यूज़पेपर में फोटो आई थी उनकी कि भाई प्याज की रक्षा के लिए 4 गनमैन रखे हुए हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉजिटिव तरीके से कैसे दिखाना है, वो उनकी आर्ट थी। हर चीज़ को ऐसे ही पॉजिटिव अंदाज में वो दिखाते थे।
थोड़ा हल्के फुल्के कॉमेडी अंदाज में। तो बहुत बड़े थे वो, अब एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए पंजाब के, आपको पता ही अभी पिछले साल ही ख़त्म हुए। तो यूट्यूब पे देखो उनके वीडियोस पड़े हुए हैं ढेरों, बड़े पॉपुलर हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, हंसने पे दुखी नहीं होना चाहिए, एंजॉय करो उसको। लिखो आगे, नेक्स्ट मेथड लिखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके नेम से क्या समझ में आ रहा है आपको? हाइड्रोबोरेशन। और सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नेट रिएक्शन ये है कि जैसे आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन में आप ऐड कर दो B2S6 डाइबोरेन THF की प्रेजेंस में, और इसके बाद ऐड करो CH3COOH, तो आपको मिलता है 1 ऑल, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलता है। पिछला केस जो था ठीक उसका उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलता है। एंटी मार्कोनिकॉव मतलब OH आयन की चॉइस प्राइमरी होगी, सेकेंडरी कार्बन नहीं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक मिनट गलत हो गया, तो रिडक्शन हो गया। H2O2 लेना, H2O2 ऑक्सीडेंट लेना। तो OH आयन की चॉइस क्या होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। प्राइमरी कार्बन, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये OH आयन की चॉइस होती है। तो जब OH प्राइमरी पे जाने लगे टर्शरी की जगह, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं? एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। थोड़ा इसके बारे में आप जान लें, जो मैंने ऊपर लिखा है B2S6, ये है डाइबोरेन। डाइबोरेन आपके 11th के सिलेबस में 13th ग्रुप में ये गैस है, ये गैस है और हाईली रिएक्टिव गैस है। हाईली रिएक्टिव गैस है, इतनी रिएक्टिव है कि एयर में अनस्टेबल है। अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए देन इट कैचेस फायर। हाईली अनस्टेबल गैस है। रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और एयर में ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए एयर से एक रिएक्ट कर जाता है आसानी से। तो B2S6 एयर में अनस्टेबल है, इसीलिए B2S6 को हम THF में रखते हैं। THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो B2S6 को हम एयर से दूर स्टोर करते हैं THF में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में। तो कई बार THF लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता। इसका रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका काम तो केवल क्या है? B2S6 को सेफ रखना। तो B2S6 को सेफ रखने के लिए हमने THF लिया। ये ईथर होता है, साइक्लिक ईथर, ये है THF। साइक्लिक ईथर की जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव नहीं होती। ईथर ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं। क्यों होते हैं आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में ही, बट ईथर इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं। तो हमने B2S6 को स्टोर करने के लिए ईथर ले लिया और सेकेंड स्टेप में H2O2 लिया जो एक ऑक्सीडेंट है। H2O2 ऑक्सीडेंट आप पता ही है, एसिडिक मीडियम और बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है। H2O2 भी आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है क्या? लिखो जल्दी जल्दी। जैसे आपके पास ये है प्रोपीन,
प्रोपीन आप जानते हैं एक सीसी पाई बॉन्ड है, सीसी पाई बॉन्ड है, ये लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। डाइबोरेन पहले ब्रेक हो जाता है बोरेन में, तो मैं सीधे बोरेन बना रहा हूं, और बोरेन के पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। बोरेन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो आपको जैसे पता ही है सीधा सब पॉइंट कि सब जब भी सीसी पाई बॉन्ड तोड़ना हो क्या ढूंढो, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन है, बोरॉन। जो B2H6 आपने डाला ये हमने सीसी पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए डाला, क्योंकि बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में सीसी पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जो काम पिछले एग्जाम्पल में H+ कर रहा था वही काम इस केस में बोरॉन करेगा। ठीक है, बट देखो होता क्या है, ध्यान दो। अब इलेक्ट्रोफाइल की जो चॉइस है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल की चॉइस होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन। मतलब बोरॉन का बॉन्ड प्राइमरी और सेकेंडरी में से कहां पे बनेगा, प्राइमरी पे बनेगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल की चॉइस होती है प्राइमरी कार्बन, जिससे क्या बन सके, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल की चॉइस आप चाहें तो लिख लें सीधे सीधे, जब भी सोचना हो कौन से कार्बन पे प्रेफरेबली ये जाएगा, प्राइमरी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है, जिससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो बोरॉन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इस टर्मिनल कार्बन के साथ या सेकेंडरी कार्बन के साथ, टर्मिनल। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, प्राइमरी से बॉन्ड बनाएगा। तो देखो पाई बॉन्ड टूटा, प्राइमरी कार्बन से बोरॉन का बॉन्ड बना, लॉस किसको होगा, सेकेंडरी कार्बन को, कार्बोकैटायन बनेगा। बट जनरेट नहीं होता कार्बोकैटायन, क्योंकि BH3 हाइड्राइड आयन का सोर्स भी होता है, BH3 हाइड्राइड आयन का सोर्स भी है, तो ये साइमल्टेनियसली हाइड्राइड आयन देता है, साइमल्टेनियसली ये हाइड्राइड आयन देगा, इसलिए कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ये मिल जाएगा आपको, एक डबल बॉन्डेड कार्बन से HI बॉन्ड बनाएगा, दूसरे से बोरॉन। बोरॉन कौन से कार्बन पे जाएगा, प्राइमरी पे। तो इसलिए स्टेप का नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोबोरेशन। तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, दूसरे से बोरॉन ने। अब यहाँ पे ध्यान दो, जितने BH बॉन्ड होते हैं उतने ही मोल एल्कीन के रिएक्ट करते हैं, जितने BH बॉन्ड है उतने ही मोल एल्कीन के रिएक्ट करते हैं। अभी हमने एक BH यूज किया, अभी हमारे पास 2 और बचे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी आप 2 मोल प्रोपीन और ले सकते हैं। तो ये जो 2 BH बॉन्ड बच गए, इन पर रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मिल जाएगा ये। सेम स्टेप आप 2 बार और रिपीट कर लो, 2 एल्कीन के मोल और लेके फिर BH तोड़ते रहो, ये बन जाएगा। हर एक बार बोरॉन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, प्राइमरी के साथ। तो तीनों एल्कीन के प्राइमरी के साथ बोरॉन का बॉन्ड बन गया। इसका नाम है ट्राइप्रोपाइल बोरेन।
ये मॉलिक्यूल बना ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये तो हुआ पहला स्टेप, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन स्टेप के बाद आपको मिलता है ट्राई प्रोपाइल बोरेन या इन जनरल ट्राई एल्काइल बोरेन। अब मान लीजिए आपके पास ट्राई एल्काइल बोरेन है, मैं ग्रुप आर लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ट्राई एल्काइल बोरेन आपके पास है, इसको आप रिएक्ट करा दें H2O2 से एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करा दें तो क्या होता है, ये कार्बन बोरॉन बॉन्ड टूटते हैं, 3 मोल एल्कोहल बन जाएगा, 3 मोल एल्कोहल बन जाएगा और BOH होल थ्राइस बनेगा। ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बोरॉन स्टेबल हुआ, इस रिएक्शन को प्रोपेल करने वाला बोरॉन ही है, CC पाई बॉन्ड को तोड़ने वाला बोरॉन। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेप के लिए भी बोरॉन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बोरॉन तब स्टेबल होता है जब उसका बॉन्ड किसी लॉन पेयर कंटेनिंग एटम से बन जाए। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर कंटेनिंग एटम ही बोरॉन को स्टेबल कर सकता है थ्रू p पाई बैक बॉन्डिंग, थ्रू p पाई बैक बॉन्डिंग। तो बोरॉन तब स्टेबल होगा जब उसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेगा, और हमने बोरॉन की इस मजबूरी का फायदा उठाया। पहले क्या किया, BH बॉन्ड तोड़ के बोरॉन कार्बन बॉन्ड बनाए, और बोरॉन कार्बन टूट के फिर फाइनली क्या बना, बोरॉन ऑक्सीजन। अब ये स्टेबल हो गया, तो इसको होने दो स्टेबल, हमें एल्कोहल बनाना था, बन गया। तो 3 मोल आपको एल्कोहल के मिलेंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि नहीं, हमने 3 अलग अलग एल्कीन ली, 3 डिफरेंट एल्कीन ली हमने, और बोरेन 1 ही मोल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? तो अगर आपके पास 3 डिफरेंट एल्कीन है तो 3 डिफरेंट एल्कोहल भी मिलेंगे, एल्काइल ग्रुप 3 अलग अलग आएंगे। और आपने H2O2 डाल दिया एल्कलाइन मीडियम में, कौन कौन से अल्कोहल मिलेंगे? 3। R1OH अलग मिलेगा, R2OH अलग मिलेगा, R3OH अलग मिलेगा, और एक ऑर्थोबोरिक एसिड तो बनेगा ही। तो अगर तीनों डिफरेंट एल्कीन आपने ले ली तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और अगर आप चाहते हैं एल्केन बनाना तो क्या करो, सेकंड स्टेप में H2O2 की जगह एसिटिक एसिड ले लो, तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जगह क्या कहेंगे? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, और आपको एल्केन मिलेगा। थ्री मोल एल्केन मिलेगा और 3 मोल मिलेगा BOCOCH3 होल थ्राइस। एसीटेट ग्रुप आ जाएगा OH की जगह। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, ये आपको H देगा। तो ये एल्केन बनाने का तरीका भी है। मेथड का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन।
एल्कोहल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, दूसरे का डिफरेंस होता है। सेकंड स्टेप कैसे आया, इसकी मैकेनिज्म अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको कि मान लीजिए ये है B2D6 और फिर H2O2 एल्कलाइन मीडियम में, क्या बनेगा बताओ? B2H6 की जगह B2D6 ले लिया, तो बिल्कुल आसान है। आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी और टर्शियरी डबल बॉन्डेड कार्बन में से बोरॉन कहाँ जाएगा? सेकेंडरी पे जाएगा। या ऐसे भी सोच सकते हैं बोरॉन लेस हिंडर्ड डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा। लेस हिंडर्ड डबल बॉन्डेड कार्बन पे बोरॉन जाएगा, और जहां बोरॉन जाता है उसी कार्बन पे क्या आएगा? OH। सेकेंड स्टेप आपने ही लिखा ना, बोरॉन कार्बन बॉन्ड टूट के क्या बनता है? एल्कोहल। तो जिस कार्बन पे बोरॉन जाएगा उसी कार्बन पे कौन पहुंचेगा? OH। तो फिर दूसरे कार्बन पे क्या दिखाई पड़ेगा आपको? ड्यूटीरियम, D दिखेगा। ठीक है, तो नेट तो एडिशन होगा HOH का या DOH का, बट इनके सोर्स अलग अलग हैं। D कहीं से आया, OH कहीं से आया, सेम सोर्स नहीं है। तो ये है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ये डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं है। ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन आप लिख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, लेंगे सारे एग्जाम्पल्स।